नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज दिनांक 1 अप्रैल 2026 को प्राइम एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। चलिए दोस्तों, बिना इधर उधर की बात किए सीधे चलते हैं आज की इम्पोर्टेंट न्यूज़ पे। न्यूज़ ये है कि इंडिगो का जो नया सीईओ है वो नियुक्त कर दिया गया। देखिए, इंडिगो एक बड़ी एयरलाइंस है और इंडिया का जो टोटल एयर जो मार्केट है उसका लगभग 60% जो है इंडिगो के पास है। और हम क्यों पढ़ रहे हैं इस न्यूज को, इसके पीछे एक और रीजन है। आपको पता है, इंडिगो का 2 महीने पहले एक, या इससे भी ज्यादा, आई थिंक 4 मंथ्स हो गए, उससे पहले इंडिगो में एक काफी अलग तरह की सिचुएशंस पैदा हो गई थी। कुछ ऑपरेशनल मिस्टेक्स हुई थी और काफी सारी जो फ्लाइट्स है वो सस्पेंड हो गई थी। तो इस वजह से काफी न्यूज में थी और गवर्नमेंट और एयरलाइंस के बीच में थोड़ी टसल भी देखने को मिली थी। उस हिसाब से इंपॉर्टेंट है। तो विलियम वोल्स को यहाँ इंडिगो का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। देखिए, जो सीईओ है वो ब्रिटिश एयरवेज के सीईओ भी रह चुके हैं पहले। ठीक है, ये इतना ही याद रखना है। और भारत की सबसे बड़ी एयरलाइंस है इंडिगो, और इस नेतृत्व परिवर्तन का जो बड़ा असर है वो संभव है। तो आने वाले टाइम में देखेंगे कि अब इंडिगो अपने ऑपरेशंस किस तरह कैरी आउट करती है। हमारे एग्जाम के हिसाब से सिर्फ एक चीज इंपॉर्टेंट है कि विलियम वोल्स जो है वो इंडिगो के नए सीईओ होंगे। इससे पहले कौन सीईओ थे ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हमें वही चीज याद रखनी जो हमारे एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। आगे एक इम्पोर्टेंट न्यूज है, निशा मेहता जो है वो नेपाल की स्वास्थ्य मंत्री बनी है। क्या हमारे लिए नेपाल के स्वास्थ्य मंत्री का नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, वहां के प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति के अलावा हमें किसी का भी नाम याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि इससे ज्यादा एग्जाम में नहीं पूछा जाता। बट निशा मेहता के बारे में क्या स्पेशल है? देखिए दोस्तों, 2006 से लेके 2010 तक इन्होंने एम्स से जो नर्सिंग की डिग्री है वो हासिल करी है और 4 साल एम्स में काम किया, एम्स न्यू दिल्ली। उसके बाद इंदौर ग्वालियर जो मध्य प्रदेश का विश्वविद्यालय, वहां से इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया नर्सिंग में। और इस तरह की जॉब प्रोफाइल से वहां तक पहुंचना, एक तो ये अपने आप में अचीवमेंट है। दूसरा, आपको ये समझना होगा कि इंडिया और नेपाल की जो रिलेशन है वो क्यों इतने इंपॉर्टेंट है। हमारी सेना में नेपाली जो सोल्जर्स है वो भर्ती होते हैं। ठीक है, उनको स्पेशल रिजर्वेशन मिलता है। दूसरा, हमारी जो पीपल्स टू पीपल टाइज है, यानी लोगों के बीच में संबंध आपस में, जैसे बात हुई थी, मधेसी समुदाय जो है नेपाल का, वो हमारे जो यूपी और बिहार के बॉर्डर से जो जुड़ा हुआ एरिया, वहाँ उनसे क्लोज उनके आपस में रिलेशन है। तो इस तरह नेपाल का जो रणनीतिक संबंध है भारत के साथ, जो सांस्कृतिक संबंध है, वो अलग लेवल के हैं। और ये अंडरस्टैंडिंग आपके मन में होनी चाहिए। ठीक है, तो बाकी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। नाम याद रखेंगे, निशा मेहता पूछा जा सकता है। और एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया के लिए नेपाल कितना इंपॉर्टेंट है और क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए दोस्तों, इस पूरे के पूरे जो हमारा साउथ एशियन जो रीजन है, इसमें चाइना जो है हमारे पड़ोसी देशों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है लगातार। इसमें नेपाल भी है, श्रीलंका भी है, बांग्लादेश भी है। तो हमें हमेशा इंडिया चाहता है कि इन हमारे पड़ोसी देशों के साथ हमारे संबंध हमेशा बेहतर रहे और हमें चीन के ऊपर वरीयता मिले। लेकिन चीन कई बार अपने मोटे पैसे के दम पे इनको प्रभावित करने की कोशिश करता है। इस हिसाब से, इस पर्सपेक्टिव से भी ये न्यूज इंपॉर्टेंट बन जाती है। राइट, आगे एक फिर इंपॉर्टेंट नियुक्ति है मंगला कुप्पा, जो कि भारतीय मूल की है और इनको अमेरिका के श्रम विभाग में सीआईओ की जो पोस्ट है वो मिली है। तो ये भी कई बार इंटरनेशनल जीके में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आप इसको याद रखेंगे। मंगला कुप्पा नाम है। अमेरिका का जो श्रम विभाग है, यानी वहां का जो लेबर डिपार्टमेंट है, उसमें सीआईओ की जो पोस्ट है वो इनको मिली है। ठीक है, और कोई इंपॉर्टेंट बात इसमें है नहीं। और ये नियुक्ति एक दिखाता है कि भारतीय प्रतिभाएं किस तरह वैश्विक स्तर पे नेतृत्व कर रही है। और हम जो ब्रेन ड्रेन से ब्रेन गेन की बात करते हैं, देखिए मैं समझाता हूँ ब्रेन ड्रेन क्या होता है। देखिए, ये इंडिया है और ये यूएसए है। बहुत सारे हमारे जो स्टूडेंट है वो हमारे यहाँ की यूनिवर्सिटी से अपने डिग्री, जैसे मान लो बीटेक हासिल की, और उसके बाद काम के लिए फॉरेन की जो फॉरेन की जो कंपनीज है, स्पेशली अमेरिका की सिलिकॉन वैली में जो कंपनीज है, वहाँ काम करने चले जाते हैं। तभी आप देखते हैं कि गूगल के सीईओ कौन है। ठीक है, और बहुत सारी अलग अलग कंपनीज के सीईओ वो भारतीय मूल के लोग हैं। ठीक है, तो इस तरह ये बात की जाती है कि भारत का जो ब्रेन है, यानी हमारी जो प्रतिभा है, वो विदेशी दूसरे देशों में चली जाती है, स्पेशली अमेरिका वगैरह में। अगर उसी प्रतिभा को वापस इंडिया में लाया जाए तो जाने वाली जो फिनोमिना उसको बोला जाता है ब्रेन ड्रेन, यानी दिमाग खाली हो रहा है, यानी इंडियन ब्रेन बाहर आउटसाइड में जा रहा है। और वापस आने वाली सिचुएशन है, इसको बोला जाता है ब्रेन गेन। तो और एक्सपर्ट बात भी करते हैं कि आज जो बड़ी जो ग्लोबल टेक कंपनीज है, इनको कौन चला रहा है? इनको इंडियंस जो
टैलेंट पूल है, यानी हमारे जो प्रोफेशनल है, आईटी प्रोफेशनल है, वही चला रहे हैं। अगर हमने ऐसा इकोसिस्टम अपने देश में विकसित किया होता तो हमारे लोगों को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, और आज हमारी भी भारतीय जो आईटी कंपनीज है वो बड़ी होती अपने आप में वैश्विक स्तर की, राइट। चलिए आगे आगे देखिए, 2016 में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स आए थे। 2016 में किस तरह से कि जैसे कचरे की कैटेगरी कितनी होगी, ठीक है, उसको किस किस डस्टबिन में डाला जाएगा, और सारे जो सैनिटेशन से संबंधित जो रूल्स है वो 2016 में आए थे। अब 2016 वाले रूल्स की जगह 2026 के जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स है वो लागू होंगे, और कब से लागू होंगे? 1 अप्रैल 2026 से। सबसे पहली चीज याद क्या रखनी है? सबसे पहली चीज याद रखनी है 1 अप्रैल 2026, ये डेट आपको याद रखनी है। यहां से क्या 2026 के जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल, ठीक है, ये लागू हो रहे, तो ये डेट याद रखनी है। आगे 4 कैटेगरी बनाई गई है। कैसे? एक गीला कचरा, दूसरा सूखा कचरा, तीसरा सैनिटरी कचरा और चौथा विशेष कचरा। देखिए, गीला कचरा में जो खाना, सब्जियां, जैविक अपशिष्ट होते हैं जिनसे खाद बनाया जा सकता है, ये एक कैटेगरी हो गया, ठीक है। उसके बाद सूखा कचरा, इसमें कागज, प्लास्टिक, धातु, कुछ इस तरह के आइटम्स जिनका रिसाइकलिंग किया जा सके, यानी पुनर्चक्रण किया जा सके, यानी जो उत्पाद है उनको दोबारा यूज में लिया जा सके, तो ये दूसरी कैटेगरी। तीसरी सैनिटरी कचरा, जैसे डाइपर हो गए, सैनिटरी नैपकिन्स हो गए, इस तरह के जिनका डिस्पोजल रिक्वायर्ड हो, यानी इनको डिस्पोज ऑफ करना, यानी कि इनको समाप्त करना, इनको खत्म करना, इनको डिस्ट्रॉय करना जरूरी होता है। ये तीसरी कैटेगरी सैनिटरी वाली। और चौथी है विशेष, जैसे खतरनाक रसायन, बैटरी या कोई इलेक्ट्रॉनिक कचरा है, तो ये चौथी कैटेगरी है, इसका भी अलग से डिस्पोजल किया जाना आवश्यक है। ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026 के नए प्रावधान है जो कि 1 अप्रैल 2026 से लागू हो रहे हैं, और उसमें जो 4 कैटेगरी अलग अलग वो हमें याद रखनी चाहिए, और अगर प्रावधान इंपॉर्टेंट होंगे तो आने वाले दिनों में हम डिस्कस कर लेंगे, राइट। चलिए आगे जो इंपॉर्टेंट न्यूज है वो ईरान युद्ध से लेके है। इसमें पर्यटन और विमानन जो सेक्टर है इसको काफी बड़ा नुकसान हुआ। देखिए, सबसे पहला जो इम्पैक्ट होता है किसी भी वार का, वो टूरिज्म इंडस्ट्री है उस पर पड़ता है। टूरिज्म इंडस्ट्री क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि टूरिज्म इंडस्ट्री एक ऐसा सेक्टर है जो सबसे ज्यादा रोजगार देने वाले उद्योगों में से एक है, तो इससे लोग ज्यादा प्रभावित होते हैं। हाल ही में एक डेटा आया कि ये जो लड़ाई चल रही है, इस युद्ध के कारण वैश्विक पर्यटन और विमानन सेक्टर पर काफी गंभीर प्रभाव पड़ रहे हैं। और ये किस प्रकार है? अब तक 5,600 रुपए दैनिक नुकसान हो रहा है, यानी कि 5,600 करोड़ रुपए का हर दिन पूरी दुनिया को नुकसान हो रहा है इस वार की वजह से, क्योंकि लोग मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो एयरलाइंस में ट्रेवल्स कम कर रहे हैं, होटल्स में कम रुक रहे हैं, वहाँ के जो लोकल जो खरीदारी करते थे वो सब कम हो रही है। इस वजह से फॉरेन जो टूरिज्म है वो इकोसिस्टम काफी बिगड़ा हुआ है, ठीक है। इंटरनल टूरिज्म चल रहा है। आप सोच के देखिए, अगर मिडिल ईस्ट से किसी को आना था इंडिया में, मान लो घूमने के लिए, प्लान था उसका कि मुझे मार्च एंड में या अप्रैल फर्स्ट वीक में इंडिया जाना है, बट अभी वो आने की कंडीशन में नहीं है, ठीक है। इसी तरह ये पूरा का पूरा जो इंडस्ट्री है ये प्रभावित हो रही है। और इससे कितने यात्री प्रभावित हुए हैं? 5.26 लाख, यानी 5,26,000 जो यात्री इससे प्रभावित हो चुके हैं। और जो खर्च है ईंधन का, यानी जो ट्रेवलिंग का खर्च है, जो एयरलाइंस का खर्च है, वो भी 30% तक बढ़ चुका है। और यूरोप पहुंचने में भी लगभग 2 से 4 घंटे एक्स्ट्रा लग रहे हैं। क्यों एक्स्ट्रा लग रहे हैं? देखिए दोस्तों, होता क्या था, मान लो ये इंडिया है और ये यूरोप है। अब अधिकतर जो फ्लाइट है वो सीधी नहीं होती थी, यहाँ आपका यूएई है मान लो, तो फ्लाइट पहले इंडिया से यूएई जाती थी और यूएई से फिर यूरोप जाती थी, बट अब फ्लाइट्स को यहाँ पे काफी कम फ्लाइट्स लैंड कर रही है, तो इसकी वजह से कोई अल्टरनेटिव रूट इनको देखना पड़ रहा है। तो इसकी वजह से इनका जो ट्रेवलिंग टाइम है वो 2 से 4 घंटे बढ़ चुका है यूरोप में जाने का। तो ये भी एक इम्पैक्ट इकोनॉमी को ओवरऑल कर रहा है। आगे हम थोड़ी सी बात करेंगे सोलर स्टॉर्म के बारे में। देखिए, सोलर स्टॉर्म क्या होता है? एक सूर्य तूफान होता है, ठीक है, इसको बोला जाता है अंतरिक्ष का तूफान। क्या होता है इसमें? ये सूर्य में एक बड़ा विस्फोट होता है जिससे ऊर्जा निकलती है, गैस निकलती है और चुंबकीय खंड निकलते हैं, और ये अंतरिक्ष में तेज गति से फैलने लगते हैं, ठीक है। इससे क्या क्या होता है? इससे क्या होता है, सैटेलाइट का संचार बाधित हो जाता है, क्योंकि मान लो यहाँ कोई सैटेलाइट लगा हुआ है, तो ये जो फ्लेम्स निकलती है इसकी वजह से ये जो कम्युनिकेशन है ये ब्रेक हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जीपीएस सिस्टम अस्त व्यस्त हो जाता है। दूसरा जो रीजन, रेडियो जो संचालन है वो व्यवधान हो जाता है, और बिजली का जो ग्रिड है उस पर भी खतरा मंडराता है। तो इस तरह ये सोलर स्टॉर्म है ये प्रभावित करते हैं। और हाल ही में जो हमने बात करी थी आर्टेमिस 2, जो कि काफी लंबे समय बाद, लगभग 30 से ज्यादा वर्षों के बाद अमेरिका नासा का एक यान जो है चंद्रमा पे मानव मिशन है वो आर्टेमिस 2 जा रहा है, लेकिन वो उसमें देरी होने की जो संभावना है वो पैदा हो गई है। किसकी वजह से? सोलर स्टॉर्म की वजह से, क्योंकि उससे आपको पता है जो उपग्रह वो सीधे प्रभावित होते हैं, ठीक है। आगे हमने एक लास्ट में एक आर्टिकल इंक्लूड किया है भारत और इजराइल के संबंधों को लेकर। देखिए, भारत और इजराइल के संबंध काफी महत्वपूर्ण है। 1948 से ही हमारे जो है रणनीतिक संबंध इजराइल के साथ रहे हैं।
हाल ही में इसमें बोला जा रहा है आर्टिकल में कि पीएम मोदी की जो इजराइल की यात्रा है 2017 के बाद ये दूसरी यात्रा थी, और दोनों देशों के बीच में जो रिलेशन है वो काफी एक अच्छी बॉन्डिंग के रूप में बाहर आए हैं। देखिए, नेचुरल पार्टनर है इजराइल और भारत, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन 2017 से पहले कोई भी प्राइम मिनिस्टर ने इजराइल की यात्रा नहीं की थी। तो नरेंद्र मोदी पहले प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने इजराइल की यात्रा करी, और उसके बाद में दोनों के संबंधों में काफी नजदीकी भी आई और प्रगाढ़ता भी आई। यही बात इस आर्टिकल में की जा रही है। और तब पीएम नेतन्याहू ने कहा था जब पहली बार मोदी इजराइल गए थे, I2T2 इनका मतलब समझते हैं। देखिए, I2 का मतलब इंडिया इजराइल हो गया, इंडिया इजराइल, ठीक है। और टी का मतलब हो गया T2 का टैलेंट एंड टेक्नोलॉजी, यानी इंडिया का टैलेंट और इजराइल की टेक्नोलॉजी। ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट, और दोनों अगर ये मिलती है तो काफी अच्छे इसके परिणाम होंगे, और दोनों ही देशों की इकोनॉमी और उसकी रणनीतिक जो स्ट्रेटेजिक जियो पॉलिटिक्स है उसके हिसाब से भी एक अच्छा बैलेंस स्थापित होगा और अपने देश की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। तो इस तरह प्रकार की बात जो है पीएम नेतन्याहू ने कही थी। देखिए, आपसे पूछा जा सकता है I2T2 क्या है, ठीक है, तो आप याद रखेंगे। चलते हैं आगे। उसके बाद एक समूह है I2U2। देखिए, पहला जो है इंडिया और इजराइल, इंडिया इजराइल, ठीक है। दूसरा है यूएसए और यूएई। ये चार इंपॉर्टेंट देश है जो I2U2 के सदस्य हैं, और ये पश्चिम एशिया में चीन के प्रभाव को सीमित करने के लिए गठित किया गया था। जो पश्चिम एशिया जहां पे अभी लड़ाई चल रही है उसमें चीन के प्रभाव को कम करने के लिए I2U2 संगठन बनाया गया था, जिसके चार देश थे। चारों के नाम याद रखेंगे। I2 से याद रखेंगे इंडिया और इजराइल, और यू से याद रखेंगे यूएसए और यूएई, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, जहां का प्रमुख शहर है दुबई, ठीक है। दुबई अपने आप में कोई देश नहीं है, वो एक सिटी है संयुक्त अरब अमीरात का, राइट। आगे देखिए, दोनों में व्यापारिक साझेदारी काफी बड़ी है, और एशिया में इंडिया जो है इजराइल का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है, जो कि वाटर सेक्टर में, टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में और अंतरिक्ष में आपस में सहयोग कर रहे हैं, स्पेशली डिफेंस में भी। आगे देखिए, डिफेंस सहयोग तो अपने आप में, और इजराइल का सबसे बड़ा खरीदार है भारत, और यूएई वगैरह की सप्लाई और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में दोनों के बीच में गहरे संबंध है। और इजराइल देखिए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 14वें स्थान पे है 139 देशों में, ठीक है। और इसमें चिप निर्माण और एआई में भारत का भागीदार भी है। तो क्योंकि 6% ऑफ जीडीपी खर्च करता है इजराइल अपने इनोवेशन में एंड रिसर्च में, इस वजह से वो 14वें स्थान पे है 139 देशों में, और ये इंडिया के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। आगे दो पहलू है, देखिए इसमें दोनों ही चीजें, इंडिया और इजराइल के संबंध अगर प्रगाढ़ होते हैं, ठीक है, तो इसके पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, ठीक है। और हर चीज के पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, कुछ भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता, ठीक है। किसी भी चीज का इम्पैक्ट पॉजिटिव और नेगेटिव सिर्फ एक तरफा हो ऐसा नहीं हो सकता। तो पॉजिटिव क्या क्या है, देखिए ये जो I2U2 है इसकी वजह से जो मिडिल ईस्ट है उसमें एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है, और मिडिल ईस्ट और यूरोप का जो कॉरिडोर है उसको भी गति मिली, और ये कॉरिडोर इंडिया के लिए भी काफी बेनिफिशियल है। आगे रक्षा, अंतरिक्ष और तकनीक में सहयोग बढ़ेगा इनकी वजह से, और इजराइल जीडीपी का 6% खर्च करता है रिसर्च में, इसकी वजह से इंडिया को इसका फायदा मिलेगा। ये तो इसके सकारात्मक पक्ष हो गए। कुछ चुनौतियां भी है, देखिए अभी आपको पता पूरे मिडिल ईस्ट में लड़ाई हो रही है, तो पश्चिम एशिया के जो देश है उनमें भारत विरोधी भावना भड़क सकती है, क्योंकि भारत इजराइल के इतना नजदीक क्यों है। और आपने देखा होगा बहुत सारे लोग इस तरह के कमेंट भी कर रहे हैं कि मोदी जी जस्ट यात्रा करने गए और उसके बाद में हमला हो गया, और ये सारी बातें हो रही है, आप सबको पता है। अरब देशों से भी हमारे काफी अच्छे संबंध जो कि प्रभावित हो सकते हैं भारत इजराइल संबंधों की वजह से, और भारत को बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ सकती है। इसलिए राइटर यहाँ पे बोल रहे हैं कि इंडिया को डिप्लोमेटिकली बहुत बैलेंस रहना चाहिए, और मिडिल ईस्ट प्लस अरब देशों के साथ इजराइल के संबंध भी बैलेंस वे में रखने होंगे, क्योंकि हमारे इंटरेस्ट सर्वोपरि होने चाहिए। चलिए, आज की हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज थी। क्या क्या डिस्कस किया हमने, देखिए दोस्तों, विलियम वॉल्स के बारे में हमने डिस्कस किया जो कि इंडिको के नया सीईओ बने हैं, निशा मेहता के बारे में जो कि नेपाल की स्वास्थ्य मंत्री बनी है, जिन्होंने लगभग 8-10 सालों तक इंडिया में काम किया है, स्टडी करी है। मंगला कुप्पा जो है अमेरिका की श्रम विभाग की सीआईओ नियुक्त की गई है, और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो रूल्स है 2016 को रिप्लेस करके 2026 वाले रूल्स आ गए हैं जो कि 1 अप्रैल से लागू होंगे। और इंडिया इजराइल संबंधों में I2T2 I2U2 जो है, इन दोनों के बारे में हमने जाना और हमने समझा कि किस तरह हमें एक बैलेंस एस्टेब्लिश करना चाहिए पश्चिम एशिया, अरब देश और अपना जो इजराइल है इनके संबंधों के बीच में, स्पेशली ईरान भी, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। उम्मीद करता हूँ आपके लिए डिस्कशन फायदेमंद रही होगी। देखो दोस्तों, कंटिन्यूटी इज द की। अगर आप कंटिन्यू रहते हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा ये डिस्कशन, क्योंकि इससे आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग होने के साथ साथ
आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। उम्मीद करता हूँ आपके लिए डिस्कशन फायदेमंद रही होगी, और आपके लिए डिस्कशन फायदेमंद हो यही सबसे बड़ा प्राइम पर्पज है और यही हमारा उद्देश्य है। ठीक है, चलिए दोस्तों फिर विदा लेते हैं। थोड़ा सा लेट हो गया डिस्कशन, उसके लिए माफी चाहता हूँ। चलिए, जय हिंद।